जरा बहुत ध्यान से सीखिए, थर्मल स्टेबिलिटी नाम का एक टॉपिक और आता है इसी के अंदर, ठीक है, जिस पर बेस्ड मिलाकर एक सवाल जो है आप लोगों से पूछा जा सकता है। इधर देखिए भाई, सभी इधर देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, और सीखने की कोशिश करें, ये बेहतरीन मटेरियल, ठीक है। इधर देखिए भाई, मैं कह रहा हूँ आप लोगों से थर्मल स्टेबिलिटी, व्हाट डू मीन बाय द टर्म थर्मल स्टेबिलिटी? सर थर्मल स्टेबिलिटी का जो मतलब मैं जानता हूँ, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, तो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि द टेम्परेचर up to which a compound retain their ओरिजिनल वैल्यूज बोल दे, या ओरिजिनल क्या बोलते हैं, ओरिजिनल स्ट्रक्चर मान लो, है ना, ओरिजिनल स्ट्रक्चर। तो आप इसको आप क्या बोल देते हैं, द टेम्परेचर या कंपाउंड को हम लोग क्या बोल देते हैं, थर्मली स्टेबल बोल देते हैं, राइट। थर्मली क्या बोल देते हैं, स्टेबल बोल देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? द टेम्परेचर अप टू विच ए कंपाउंड रिटेन देयर ओरिजिनल स्ट्रक्चर। अब जरा फील कर लो इस बात को, इधर सुनेंगे भाई सभी बच्चे, इधर सुने, बहुत ही धुरंधर बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुने भाई सभी बच्चे। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कौन कंपाउंड स्टेबल है, ये कैसे पता लगेगा? देखो स्टेबिलिटी दो ही तरीके से चेक होती है। थर्मल स्टेबिलिटी कितने प्रकार से चेक होती है बेटा? दो तरीके से। सबसे पहली बात, जो आपका कैटायन और एनाइन की अगर मैं बात करूं, ऐसे ही यहां पर भी मैं कैटायन और एनाइन की बात करूं, प्यारे बच्चों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो कैटायन या जो एनाइन है, अगर कैटायन का साइज आपका स्मॉल है, तो अगर एनाइन का साइज भी स्मॉल है ना, तभी कंपाउंड के अंदर क्या मिलेगी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। देखो बात को दोबारा फील करो, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर कैटायन का साइज और एनाइन का साइज, दोनों का साइज क्या है, स्मॉल स्मॉल है, तो आप बोलेंगे कि कंपाउंड इज टेक्निकली स्टेबल, राइट। और अगर मैं बात करूं कैटायन का साइज अगर लार्ज है और एनाइन का साइज भी क्या है, लार्ज है, तो उस केस में भी कंपाउंड क्या रहेगा, स्टेबल ही रहेगा। लेकिन अगर कैटायन का साइज बड़ा और एनाइन का साइज छोटा या वाइस वर्सा होगा, तो कंपाउंड के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? अब थर्मल स्टेबिलिटी पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उससे पता लग जाएगा कि चीजें आप लोगों को कितने हद तक क्लियर है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए भाई, बहुत जल्दी से नोट इट डाउन, जल्दी से नोट कीजिए। चलो भाई इधर आना भाई सभी बच्चे, एक बार देखना जरा कंटेंट, आप लोगों को कुछ सवाल दिए जा रहे हैं, एक बार जल्दी से इन सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करो। आपको बताना है थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में बताना है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में आप लोगों को बताना है, थर्मल स्टेबिलिटी, जिसमें पहला सवाल ये रहा आप लोगों के सामने। सवाल कहता है LIF NAF KF RBF, ठीक है, ये तो सिंपल है। दूसरा सवाल कहता है HF HCl HBr और HI, थर्मल स्टेबिलिटी बतानी है। तीसरा सवाल आता है H2O H2S H2SC H2TE,
ठीक है मेरे भाई। चौथा सवाल यहाँ पर आता है LiNO3, फिर आता है मेरे पास NaNO3, फिर आता है मेरे पास KNO3। अब देखिए पिक्चर बदलने वाली है। और फिर आता है मेरे पास CSNO3। आपसे कोई पूछे ऐसे ही Li2CO3 है, ऐसे ही Na2CO3 है, K2CO3, ऐसे ही Rb2CO3, लास्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास BeSO4, और फिर है मेरे पास MgSO4। मैं जानबूझकर ऐसे देता हूँ ताकि एक सीक्वेंस जो है बना रहे, और CSO4। चलिए जी बताइए, जल्दी से बताने की कोशिश करिए इन क्वेश्चंस को। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अरेंज इनटू द ऑर्डर ऑफ देयर थर्मल स्टेबिलिटी। मैं करा दूँ क्या, बताइए जी। थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज कर पाओगे आप लोग? कैसे कर पाओगे ज़रा बताएं। सर देखिए बड़ा ही सिंपल है। कैसे बड़ा सिंपल है बताओ ज़रा। सर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, साइज देखेंगे, कैटाइन एनाइन का साइज देखेंगे। भाई मुझे एक बात बताओ, Li प्लस का साइज और F माइनस का साइज दोनों ही छोटे साइज होते होंगे। भाई इसकी स्टेबिलिटी क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। जबकि यहाँ Rb का कैटाइन का साइज तो बहुत बड़ा हो गया और एनाइन का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। सर ये लीस्ट स्टेबल होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। अरे पिक्चर क्लियर है, डेटा समझ में आया सर का मैं क्या कर रहा हूँ भाई। सारी चीज़ें एक तरफ, मैंने कोवलेंट करेक्टर, मैंने आयोनिक करेक्टर, मैंने कलर इम्पार्ट, मैंने सॉल्युबिलिटी, मैंने दुनिया भर की चीज़ें आपको पढ़ा दी। लेकिन आप लोग अपने दिमाग में ये बात समझें कि जब थर्मल स्टेबिलिटी से सवाल आएगा तो एक ही चीज़ आपके दिमाग में चलनी चाहिए, कैटाइन टू द एनाइन रेशो। तो कैंसन ये है कि कैटाइन एनाइन का साइज लगभग अगर कंपेरेबल होगा, दोनों छोटे छोटे या दोनों बड़े बड़े, तो उस केस के अंदर थर्मल स्टेबिलिटी क्या मिलेगी, मैक्सिमम। HF, HCl, HBr, HI, बताओ साइज बड़ा है या नहीं बड़ा। जबकि H का साइज क्या छोटा, तो छोटा छोटा, तो इसका मतलब इस सवाल का आंसर ये रहा। यहाँ देखो H2O, H2S, H2SC, H2T, भाई H प्लस का साइज भी छोटा ही है, आया ना। इसका मतलब ये वाला जो डेटा होगा ये सही डेटा होगा। टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, घटता है, तो ऑक्सीजन से लेके सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम तक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑक्सीजन का सबसे कम, तो छोटा छोटा, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी मैक्सिमम। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये Li प्लस है और ये NO3 क्या है बेटा जी, माइनस है। अब बताइए एनाइन का साइज छोटा है या बड़ा है, सर बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू Li। तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी अब ऑर्डर बदल जाएगा। ऑर्डर क्या होगा बच्चों, बदल जाएगा। यहाँ आ जाइए, यहाँ देखेंगे तो -2, ये भी साइज क्या है, बड़ा है। लिथियम के साथ कम स्टेबल होगा, Rb+2 या Rb2 के साथ क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर। यहाँ आ जाइए, अगेन SO4 2- साइज बड़ा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी बड़े के साथ होगी। तो कैल्शियम सल्फेट जो होगा इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्या हमारी क्लास के बच्चों को आज की क्लास का डेटा क्लियर है या नहीं क्लियर, बताइए। ये शीट आप लोगों को मिल जाएगी। तो होप दिस कंटेंट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। जरा मुझे बताइए आज की क्लास समझ में आई या नहीं आई, बोलिए। इज दिस पॉइंट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन इन द हाउस। क्या ये बातें हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हैं, क्रिस्टल क्लियर जिसको बोलते हैं, बताइए। डन, चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास के साथ। अब देखते हैं बॉन्डिंग को हम लोग शुरू करेंगे, यानी कि VBT और CFT, MOT, इन सारी वेस्पर थ्योरी, इन सब चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई थिंक नेक्स्ट क्लास का टॉपिक हमारा लिविस होगा, तो लिविस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।